नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो है सीईटी का फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। सीईटी के फॉर्म में किस स्टेप पे क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, बहुत सारी कॉल मेरे पास आई हैं, तो लगभग मेरे को जानकारियाँ हो गई है कैंडिडेट्स को किस-किस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में मैंने जो पहले एक वीडियो छोड़ा था जिसमें मैंने सीईटी का फॉर्म भरना सिखाया था, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप इसमें क्लियर कर रखे हैं। तो हर स्टेप पे ये वीडियो चलता जाएगा और मैं आपको समझाऊँगा इस स्टेप पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही में मैं उसका सॉल्यूशन भी दूँगा कि आपको क्या इसका सॉल्यूशन करना है और कैसे ये आपका एरर रिमूव हो जाएगा। उसके पश्चात ये तो बात हुई फॉर्म फिल करते समय क्या एरर आपको आ रहे हैं। उसके पश्चात एक वीडियो मैंने ये वो ऊपर वाला आप देख सकते हो नो गवर्नमेंट जॉब डिक्लेरेशन का, इसके रिगार्डिंग भी छोड़ा था कि क्या कुछ नो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको करना है, क्या कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करना है, इनकम वगैरह इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने बताई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। अब इसी के रिगार्डिंग एक और डिस्कशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की इसमें अभी भी बहुत सारी समस्याएँ रह गई हैं, जिनका हम अभी जो वीडियो आप सुन रहे हो इसके लास्ट में काउंट करेंगे उनकी सभी प्रॉब्लम्स को और उनके बारे में मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फर्स्ट स्टेप से समझाता हूँ कि कैंडिडेट्स को क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा पहला स्टेप है, जैसे हम फॉर्म को शुरू करते हैं, आपके पास जैसे इस वाले स्टेप पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। जैसे आप कैप्चा डालते हैं उसके पश्चात आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि सर हम जब फ़ोन पे ट्राई करते हैं तो हमारे पास ओटीपी आ जाता है, लेकिन जब सीएससी सेंटर वाला इसको ट्राई करता है तो उसके कंप्यूटर से हमारे पास ओटीपी नहीं आता है। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने स्वयं के लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पास ओटीपी नहीं आता है। तो इसकी बड़ी समस्या ये है कि जो कैंडिडेट्स बार-बार फॉर्म ट्राई कर रहे हैं या फिर जो सीएससी वाले भाई बार-बार फॉर्म ट्राई कर रहे हैं, उनका कुछ डाटा ना साइट का वहाँ पे ब्राउज़र हिस्ट्री में सेव हो जाता है, जिसके कारण साइट दोबारा ओटीपी नहीं भेजती है। तो वो सभी सीएससी वीएलई, सभी सीएससी वाले भाई अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर लें। जिस कैंडिडेट को हिस्ट्री क्लियर करनी नहीं आ रही, जो अपने स्वयं के लैपटॉप से भर रहा है, वो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाए लैपटॉप में, उसके पश्चात आपका एक नया ब्राउज़र खुल जाएगा, उसमें आपको ये समस्या नहीं आएगी। सीधी-सी बात, आपकी हिस्ट्री की प्रॉब्लम है ये, जब तक आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, जब तक आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। हाँ, एक दिन ये समस्या थी भी कुछ घंटों तक कि ओटीपी नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कर लें, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ये एरर आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, आपके पास ओटीपी आने लग जाएँगे। दूसरा जो डाउट है पहले वाले स्टेप में, देखो यहाँ पे सीईटी मार्क्स हो गया, कैटेगरी हो गया। अब कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या डाउट है, जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरा था, उनकी यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब लास्ट में आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो उसमें ये ऑप्शन भी आएगा कि आपके जैसे घर में जो जॉब है, फैमिली मेंबर एक्स सर्विसमैन, ऐसा कुछ ऑप्शन है, उसमें नो आता है। उसको यस करने का कहीं ऑप्शन आपके पास आता ही नहीं है। तो उस मैटर के बारे में ज्यादा टेंशन ना लें, सभी का बराबर है, किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो समाधान होगा सभी का होगा, आपका अकेले का होगा नहीं। तो इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बेनिफिट आपको मिलेगा श्योर, आपके पास उस चीज़ के दस्तावेज़ हैं, आपने पहले फॉर्म में ये चीज़ें लगाई थी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस बारे में मेरे अकॉर्डिंग सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब उसके पश्चात जो अगला डाउट है वो है एजुकेशन ऐड करते हैं। मैं एक बार इस फॉर्म को एजुकेशन के स्टेप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो 3 नंबर पॉइंट पे हम यहाँ पे एजुकेशन ऐड करते हैं। अच्छा, एक डाउट मैं और यहाँ पे बता दूँ जो बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट है, ये देखो इसमें जो स्टेनो वाला ऑप्शन है ना, ये स्टेनो वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप डायरेक्ट यस कर दो स्टेनो के ऑप्शन में, और जो नीचे यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा के जो ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, यहाँ पे आपको स्टेनो का डिप्लोमा ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेनो का डिप्लोमा ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आईटीआई के ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं उनके पास सर्टिफिकेट है अलग अलग इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी की, तो उसका आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सिंपल यस कर दें। इसमें लैंग्वेज पूछेगा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, बोथ है तो बोथ। आप डायरेक्ट बस इतना ही करें, कहीं भी आपके पास डिप्लोमा अपलोड नहीं करवाएगा या फिर सर्टिफिकेट वगैरह है वो अपलोड नहीं करवाएगा, लेकिन लास्ट में जब जो आपकी पोस्ट आएंगी, जो ऑटोमेटिक सर्वर आपको बताता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें स्वयं से ही आपकी स्टेनो की पोस्ट जुड़ जाएंगी। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जिस कैंडिडेट के पास स्टेनो की जानकारी है, स्टेनो में वो निपुण है, तो डायरेक्ट इस ऑप्शन को यस करें और लास्ट में अपने पोस्ट को वहां पे टिक कर दे, उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। एक तो ये डाउट यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा, इसमें देखो +2 और ग्रेजुएशन, ये तो कैंडिडेट की पहले से ऐड हुई हो रखी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं आईटीआई ऐड करने की, डिप्लोमा ऐड करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड करने की या फिर प्रोफेशनल डिग्री, वो सारे ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, उसके पश्चात फॉर्म को सबमिट करते हैं। मान लो आपने डिप्लोमा चेक किया, डिप्लोमा पे टिक किया, नीचे डिप्लोमा के ऑप्शन खुल गया, आपने सारे ऑप्शन चेक कर लिए, वापस से आपने डिप्लोमा को अनटिक कर दिया, यानी कि टिक आपने हटा दिया।
तो इस केस में यदि आप टिक लगाने के पश्चात टिक हटा देते हैं और फिर आप सबमिट करते हैं, तो आपके पास एजुकेशन का स्टेप सबमिट नहीं होता है। या तो आपको उसी टाइम पे एरर शो कर देगा, या फिर आप जब इसमें 4 नंबर स्टेप तो आएगा ही नहीं आपके पास, जो आप एक्सपीरियंस डिटेल डालोगे वो स्टेप नहीं आएगा, इसमें स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिक। डायरेक्ट आपको 5 नंबर स्टेप पे लेके चलेगा और ऊपर यहाँ पे आपके पास एरर शो कर देगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिट नहीं हुई है। तो उन कैंडिडेट्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप डायरेक्ट अपने फॉर्म को लॉग आउट करो, वापस से लॉगिन करो, और ये ऑप्शन अगर आपको एजुकेशन डालनी है तो ही टिक करें। टिक कर करके ना देखें, यहाँ पे डॉक्टरी वाला खेल नहीं है कि आप इसको चेक कर कर देखें। आपका अगर है क्वालिफिकेशन तो आप इसमें ऐड करें, नहीं है तो इसको छेड़ना नहीं है आपको, वरना फिर आपको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर फिर भी सेम समस्या आ रही है तो ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर ले और इसको दोबारा लॉगिन कर ले, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अच्छा, एक जो समस्या मेन समस्या मैंने सुनी है बहुत सारे कैंडिडेट से, ये जो आपको इसमें जैसे ही आप प्रोफेशनल डिग्री पे सिलेक्ट करोगे ना इस वाले पे, तो यहाँ पे नीचे है ना आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उनका कहना ये है कि सर हमारे पास तो एक डिग्री है, अब हम 2 कहाँ से ऐड करें? तो वो ध्यान से देखिए, ये जो स्टार मार्क आया हुआ है ना, ये वाला स्टार मार्क, ये सिर्फ आपके एक ही कॉलम में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। तो आप ओनली एक क्वालिफिकेशन वहां पे ऐड करें, दूसरे को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, कुछ उसमें सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप नेक्स्ट कर दें, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अगर किसी कैंडिडेट के पास फिर भी आती है तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लॉग आउट करना है फॉर्म को। लॉग आउट करने के पश्चात आपको वापस से लॉग इन करना है, प्रोफेशनल डिग्री ऐड करनी है, उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, दूसरे को खाली छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर दूसरी बार आप सेम दोहराते हो तो आपका ये एरर श्योर नहीं आएगा। 5-7 फॉर्म में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने वापस से लॉग आउट करके लॉग इन किया है, समस्या हल हो गई। दूसरी समस्या जो आ रही है, इसमें मान लो आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा ऐड किया, डिप्लोमा में जो स्ट्रीम आपका चूज करवा रहा है, यहाँ पे स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, तो आपने जिस स्ट्रीम से डिप्लोमा किया है उसका कहीं ऑप्शन ही नहीं आता। यदि आप प्रोफेशनल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ये वाला, तो इसमें तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब डिप्लोमा का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जब +2 के जस्ट बाद डिप्लोमा की लाइन ऐड होगी, उसमें आपका स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं आता है। यानी कि आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपने किया वो नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या करना है, देखो सीधी सी बात ये है भाई, आप बेशक ऐड कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस डिप्लोमा का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, क्योंकि जितनी भी आपकी पोस्ट निकली हुई है उसमें जिस भी तरह का डिप्लोमा मांग रखा है वो सारे इन्होंने स्ट्रीम के ऑप्शन में दिए हुए हैं। यदि उस स्ट्रीम में आप काउंटर नहीं होते हो तो इसका मतलब आपके डिप्लोमा का कहीं कोई काम नहीं है, आपके डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी अभी नहीं निकली हुई है। मैंने 2-3 केस में अलग अलग डिप्लोमा लेके आते हैं अलग अलग फील्ड से, मैंने यहाँ पे चेक किया है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मेरे को जरूर एक बार सूचित करें। लेकिन जितना मैंने 5-7 बार इसको चेक किया है, इसमें यदि स्ट्रीम में आपका ऑप्शन आ रहा है तो ये आगे चल के आपकी पोस्ट सेलेक्ट होगी। यदि स्ट्रीम में आपका ऑप्शन नहीं आ रहा, आप अगर उसको प्रोफेशनल डिग्री में भी डाल देते हो, अदर करके नन ऑफ दिस करके डाल देते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे चल के जब आप पोस्ट सेलेक्ट करोगे तो उसकी पोस्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी नहीं, और लिस्ट में आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वालिफिकेशन का पोस्ट मिलेगा ही नहीं। तो कोई तुक नहीं बनता उसको डालने का। बहुत सारे कैंडिडेट्स पता नहीं कहाँ से डिप्लोमा उठा के लेके आ रहे हैं, जिनका कोई तुक ही नहीं, यहाँ चलेगा ही नहीं। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप फॉर्म भरे हो सफाई वाले का और एक्सपीरियंस लगा रहे हो कुक वाले का, तो अलग हो गई ना दोनों पोस्ट। तो कुक का डिप्लोमा तो कुक वाले में काम करेगा, सर एक्सपीरियंस। मतलब एक एग्जाम्पल था समझाने का कि जिसके रिगार्डिंग पोस्ट निकली हुई है वही डिप्लोमा लगाए, अन्यथा डिप्लोमा लगाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन में इसके अलावा आपके पास कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट का एजुकेशन में कोई डाउट रहता है तो मेरे को बताइए। अच्छा, जो 4 नंबर स्टेप आप देख लेना, इसके जस्ट बाद एक एक्सपीरियंस का स्टेप आता है। यदि किसी कैंडिडेट का वो एक्सपीरियंस का स्टेप नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्म लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेना, अपने एजुकेशन डिटेल दोबारा डाल ले, लास्ट तक वो फॉर्म सबमिट होगा नहीं, एरर रहेगा ही रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत सारे फॉर्म में बहुत बार आपका एक्सपीरियंस वाला स्टेप स्किप हो जाता है, तो उसका ध्यान रखें। एक्सपीरियंस वाला अगर स्टेप स्किप होता है तो आप इसको दोबारा से लॉगिन कर लें, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे जो आपका डाउट है, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि डिक्लेरेशन जब आप अपलोड करते हो, बहुत सारे सीएससी वाले भाई हैं उनको मालूम नहीं है डिक्लेरेशन कैसे क्या अपलोड करना है, या फिर स्वयं से भी भर रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म। तो वो डिक्लेरेशन अपलोड करते समय, ये देखो, तो मैंने एक्सपीरियंस का बात किया था ना 4 नंबर स्टेप पे, ये वाला है, ये अगर आपके फॉर्म में नहीं आता तो आप एजुकेशन दोबारा डाल दें, ठीक है। उसके पश्चात आपने सब डिटेलें डाल दी लास्ट में। हाँ, एक बात और ध्यान रखना भाई, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो एडिट डिटेल का ऑप्शन है ना, इस एडिट डिटेल वाले ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, इस ऑप्शन को ध्यान से देख नहीं रहे। वो अपने डिटेल एडिट तो करते नहीं, उसके पश्चात फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर एडिट का ऑप्शन आएगा क्या। भाई साहब, इस एडिट के ऑप्शन के पश्चात आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से अपना फॉर्म एडिट कर पाओ, ये लास्ट ऑप्शन है। एडिट बिल्कुल ध्यान से यहाँ से क्रॉस करें। अगर ये आपने स्टेप सबमिट कर दिया तो उसके पश्चात ना तो आपसे ओटीपी मांगेगा। आगे अगर मान लो आप इस स्टेप के बाद आगे मूव कर जाते हो और आपका किसी कारणवश फॉर्म नहीं लगता है, आप दोबारा रीलॉगिन होते हो तो ओटीपी नहीं मांगेगा आपसे, डायरेक्ट उसी स्टेप पे लेके जाएगा। तो एडिट का लास्ट स्टेप है, यहाँ तक आपको एडिट करना है वो एडिट करें, उसके पश्चात एडिट नहीं होगा, आपका ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। उसके पश्चात ये देखो, इसमें जो हैंड डिक्लेरेशन आया हुआ है ना, रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी इंग्लिश, इसमें कैंडिडेट्स क्या है डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं, उसमें डिक्लेरेशन आ रखी है, उसमें डायरेक्ट साइन कर देते हैं। मैं एक बार आपको डिक्लेरेशन भी दिखा देता हूँ,
उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो डिक्लेरेशन का स्टेप है ना आपका, आपको सभी को यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखनी है खुद के हाथ से, ठीक है। इसमें गलती मत कर देना आप। कई कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ साइन कर दिया, नीचे इंग्लिश वाले डिक्लेरेशन चली, वहां पे डायरेक्ट साइन कर दिया आपने यहाँ इंग्लिश वाले ऑप्शन पे। ऐसा नहीं है भाई, जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ लिखना है, फिर साइन करने हैं। ऊपर हिंदी का ऑप्शन है, हिंदी में लिखना है, फिर साइन करना है। अच्छा, ये कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदी वाले में हिंदी में साइन करो, इंग्लिश वाले में इंग्लिश में साइन करो। ऐसा कुछ नहीं है, साइन आपके साइन ही होते हैं। हिंदी में करते हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करो, इसकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपलोड कर दिया है, अब वो बार बार कॉल करते हैं, सर मैंने अपलोड कर दिया, क्या सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया? जी हाँ, फॉर्म आपका गलत हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, आपने गलती कर दी फॉर्म में, लेकिन एट प्रेजेंट कोई सोल्यूशन भी नहीं है। फॉर्म आपने गलत भर दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 99% आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हाँ, हो सकता है आपके पास एक दो बार आपको प्रॉब्लम हो, आगे डीवी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे राइटिंग वगैरह मैच करके देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी आपको। लेकिन ये नहीं है कि आप टेंशन लेके बैठ जाओ कि सर मेरा तो गलत ही हो गया, एडमिट कार्ड नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड आ जाएगा, गलत हो गया सो हो गया, उसका कोई ऑप्शन अभी है नहीं। बाकी जिसने फिल नहीं किया है वो ये गलती बिल्कुल भी ना करे, अपने फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरें, और ये डिक्लेरेशन जो आप अपलोड कर रहे हो ये बिल्कुल सही अपलोड करें। अब आगे चलते हैं वीडियो पे। इसमें अगला जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, सर जो ग्रेजुएशन है वो हम ओरिजिनल लगाएं या हम सेल्फ अटेस्ट लगाएं, ठीक है। पता नहीं 20 से 30 कैंडिडेट्स ने मेरे से यही सवाल जवाब किया है, सर ओरिजिनल लगाएं डुप्लीकेट लगाएं। तो भैया मेरे, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि आप मानोगे तो आपको ओरिजिनल लगाने हैं। इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन डाली है उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि आप सेल्फ अटेस्ट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगा, जिस कैंडिडेट के पास ओरिजिनल है ना, वो अपनी सभी सेम की ओरिजिनल मार्कशीट लगाए। जिसके पास है ही नहीं वो सेल्फ अटेस्ट लगा सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, ना आपका इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ महसूस करना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल लगाएं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या है कि सर मेरे पास तो फाइनल की डीएमसी है, उससे पहले सेमेस्टर वाइज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्म ही नहीं भरना है। भाई आप अपने रिजल्ट अपलोड कर दो, इसमें रिजल्ट तो निकाल ही सकते हो। जिनका रिजल्ट भी नहीं निकल रहा वो अपनी फाइनल की अपलोड कर दो, फॉर्म तो भरो, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिट कार्ड तो आएगा। आगे हो सकता है आपको अलग से बिठा दे, आधे 2 घंटे के लिए अलग से एफिडेविट बनवा ले कि आपने अपलोड क्यों नहीं किया, वो सब बात की बात है। फिलहाल तो आप अपने फॉर्म को करो। हाँ, कोशिश आखिर यही रखो कि आप सभी डीएम से अपलोड करो। अगर किसी कारणों से नहीं भी मिलती है तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे अपने सिंगल फाइनल डीएम से भी अपलोड करके काम चला सकते हो। इसको प्रेफर नहीं करना, काम चला सकते हो। जिसके पास है वो अपना ओरिजिनल लगाए, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट आपको सारे अपलोड करने हैं, सभी सेम के करने हैं, ओरिजिनल करने हैं, एंड डिक्लेरेशन आपको सही अपलोड करनी है, और जो आपकी फोटो है वो फोटो आपको लेटेस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो अगला जो हमारा डाउट है वो है ये पोस्ट के रिगार्डिंग। तो पोस्ट के रिगार्डिंग मेरे को नहीं लगता यहाँ पे जो पोस्ट दिखा रखी है उसके अलावा भी आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैंने बहुत बार इसको चेक किया है, स्ट्रिक्ट जानकारियां देता है, जो आपने क्वालिफिकेशन डाली है उसके अनुसार आपकी बिल्कुल सही एक्यूरेट पोस्ट आती है। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को डाउट है तो वो अपना यहाँ पे चेक कर सकता है, इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं। ये नहीं है कि बार बार आप इसी को लेके बैठे रहो कि आप एक एक पोस्ट चेक करो, 2 दिन इसी में चेक करने में लगा दो। रफली आप चेक कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब सही आती है। तो इसके रिगार्डिंग कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके पश्चात जो अगली मेन प्रॉब्लम आ रही है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं। ये जो आप एक्नोलेजमेंट प्रिंट कर रहे हो ना, ये एक्नोलेजमेंट प्रिंट, यहाँ पे आपने पूरा फॉर्म भरा, इसमें आपने एक्नोलेजमेंट को प्रिंट किया, तो एक्नोलेजमेंट प्रिंट करते समय आपके पास +2 की डिटेल शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फॉर्म में +2 अपलोड नहीं हुई या फिर +2 की जानकारियां कहीं गायब हो गई, साइट बिजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। +2 की डिटेल सभी कैंडिडेट्स के शो नहीं कर रहा है। जब आप इस प्रिंट एक्नोलेजमेंट को निकाल के साइन करके जब फॉर्म में अपलोड करोगे ना, उसके पश्चात जो प्रिंट आपके पास सामने आएगा उस प्रिंट में आपको +2 की डिटेल दिख जाएंगी। आपकी +2 की डिटेल है फॉर्म में, बिल्कुल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लें, बार बार इसके रिगार्डिंग भी कॉल नहीं करें। आपकी +2 की डिटेल सेव है, सिंपल आपको डिक्लेरेशन में जो डिटेल आपकी आ रही है उस डिटेल को आपको सिंपल साइन करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप इस पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के पश्चात आपके पास पूरा एक्नोलेजमेंट दिखाएगा कि आपने क्या कुछ अपलोड किया है, उसमें नीचे व्यू का ऑप्शन आएगा और जो प्रिंट आएगा ना फाइनल, उसमें आपके +2 की डिटेल आएंगी। मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ, अगर ऐसा ऑप्शन मैंने प्रिंट दिखाया होगा पहले वाले वीडियो में, तो ये देखो, ये जो प्रिंट है ना ये रहा। इस प्रिंट के अंदर आपकी ये डिटेल है, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाली है ना सभी शो करेगा, नीचे शो करेगा योर सक्सेसफुली, योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो कोई समस्या नहीं है, आपने जिस पे साइन किया उस पे +2 की डिटेल थी या नहीं थी, लेकिन आपके फाइनल में डिटेल आ रही है और ये आएंगी, क्योंकि +2 की डिटेल आपने पहले से डाल रखी थी सीटीओ फॉर्म में, तो उसका कोई बड़ा इश्यू है नहीं, ये सारी डिटेल आपकी आएंगी। तो ये तो बात हो गई उन सभी कैंडिडेट्स के बारे में जिनके फॉर्म में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण वो टेंशन ले रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे।
तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग सभी प्रॉब्लम हर स्टेप की मैंने सोल्व कर दी है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक अगला है ना, वो टॉपिक है नो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। उसमें देखो कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं, सच पूछो तो मेरे खुद के भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। पहले मेरे को लगता था कि कुछ भी नहीं है, सीटी का फॉर्म बस लोगों को फिल करके दिखाना है, मेन पॉइंट इसमें बताने हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मेरे को खुद सोचना पड़ रहा है कि सीटी में बहुत ज्यादा समस्याएं पोर्टल पे है। अब इसमें तो मेन समस्या आ रही है ना, वो आ रही है नो गवर्नमेंट जॉब वाले। इसमें ग्रोस एनुअल इनकम देखो, सबसे पहली बात तो जिस कैंडिडेट के घर में, इसमें देखो यहाँ पे फैमिली की इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है। आप फैमिली की डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। मेल कैंडिडेट के लिए अप्लीकेंट हिमसेल्फ, फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड, ब्रदर एंड। तो जिन कैंडिडेट्स के ये जो नाम आ रहे हैं ना लिस्ट में, वो आपकी फैमिली आईडी में है। मान लो आपकी फैमिली आईडी में आपकी मदर है तो वो भी है, अनमैरिड यदि कोई वाइफ है तो है, आपकी फैमिली आईडी में नहीं है तो नहीं है। ये नहीं है कि आपका अनमैरिड ब्रदर है कोई अलग से फैमिली आईडी में। ये इंस्ट्रक्शन केवल उन्हीं के लिए जिनका अगर अनमैरिड ब्रदर है तो उन्हीं की फैमिली आईडी में है, और उनकी फैमिली आईडी में ना गवर्नमेंट जॉब है और ना उनकी इनकम 81 से ज्यादा है। उनको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मा बनवाएं और इनकम बनवा के रख ले अभी से, क्योंकि आपकी इनकम आके आपके काम आएगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी नो गवर्नमेंट जॉब वाली वहां से वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरा बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है हर चीज को। अब जो प्रॉब्लम बचती है ना, वो बचती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके घर में नो गवर्नमेंट जॉब, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। अब उनकी फैमिली आईडी में जो इनकम है ना, वो भी 81 से कम है। लेकिन समस्या क्या है कि मान लो कोई दो भाई बहन है, सॉरी दो भाई हैं। अब उसका एक भाई उसके दादा दादी के साथ है फैमिली आईडी में, अनमैरिड है वो, और वो खुद है स्वयं, वो माता पिता के साथ है। तो माता पिता की इनकम कम है और उनकी भी इनकम कम है। लेकिन जो उसका अनमैरिड ब्रदर है ना, उसकी इनकम, वो मान लो बिजनेस करता है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है लेकिन बिजनेस करता है, और उनकी इनकम 4 लाख क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है कि जो आपका एक ग्रोस एनुअल इनकम वाला है ना, 1,80,000 यानी कि 1,80,000 वाला, ये यहाँ पे फॉलो होगा कि नहीं होगा, वो फैमिली को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन फैमिली की दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको, यदि आपका अनमैरिड ब्रदर है और वो आपसे अलग फैमिली आईडी में है और उसकी इनकम ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, नो गवर्नमेंट जॉब का फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग फैमिली की स्टेटमेंट यही है कि अनमैरिड ब्रदर काउंट होगा फैमिली में, ठीक है। तो आपको वहां पे फैमिली में उसको काउंट करना है, भले ही चाहे आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो, लेकिन अनमैरिड ब्रदर आपका है और वो आपकी फैमिली आईडी में नहीं है, तो आपको उसकी इनकम काउंट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नो गवर्नमेंट जॉब एफिलिएट तैयार करना है। अच्छा, इसमें लोचा भी बहुत सारा होगा आगे चल के, क्योंकि वेरिफिकेशन करेंगे कैसे, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। मान लो किसी का अनमैरिड ब्रदर है, उसने अपनी फैमिली आईडी में दिखाया नहीं, वो स्वयं है, उसके माता है, उसके पिता है। अब एचएसएससी बोर्ड को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके अनमैरिड ब्रदर भी है कोई। अच्छा, रही बात आपके गांव में वेरिफिकेशन कराने की, तो लंबड़दार हो, पटवारी हो, सरपंच, आप किसी से साइन करा लो फैमिली आईडी दिखा करके। आपकी फैमिली आईडी में आपका भाई नहीं है, फैमिली आईडी इनकम वेरीफाइड है, कोई ज्यादा ही समझदार बनेगा तो आपकी फैमिली आईडी नंबर डाल के देख लेगा कि इसमें इनकम वेरीफाइड, ये प्रिंट में है, ये अलग है। इससे ज्यादा कोई समझदार नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा कि आपका अनमैरिड ब्रदर भी है। तो इसमें बिल्कुल लोचा होना है, सब फ्रॉड लगाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है लगभग 80% फ्रॉड लगाएंगे। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट ही है कि सर हम इसको काउंट करें कि नहीं करें। भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको काउंट करना चाहिए, यदि आपकी भाई की इनकम ज्यादा है और वो अनमैरिड है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं नोटिफिकेशन में भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी इन्होंने फैमिली के बारे में जो बोल रखा है ना, उसमें एक बार मैं आपको सर्च करता हूँ यहाँ पे फैमिली, 1 मिनट का समय दे। अब इस वाले ऑप्शन में देखें, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, ये आपका 1 नंबर पॉइंट है, ये आपका 2 नंबर पॉइंट है, और इन दोनों के रिगार्डिंग इन्होंने बोल रखा है कि जो 1, 2 नंबर पॉइंट है ना, ये आपके जो वेरीफाई किए जाएंगे ना, वो आपके परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई किए जाएंगे, इनकी जो कंफर्मेशन मानी जाएगी। तो कंफर्मेशन तो मानी जाएगी परिवार पहचान पत्र से। अब हमें ये बताया कि कैंडिडेट ने परिवार पहचान पत्र अलग बनवा लिया अपने भाई से, उसके माता पिता ऐड है, तो वेरीफाई करेंगे कैसे, तो उनका अपना अलग से लफड़ा है। लेकिन यहाँ पे भी यदि आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हो तो यहाँ इन्होंने देखो, जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है उसी के रिगार्डिंग नीचे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब ये क्या मानते हैं, कि रेगुलर एम्प्लॉय की क्या परिभाषा है और फैमिली की क्या परिभाषा है। अगर यहाँ से आप फैमिली की परिभाषा मानते हैं तो उसका मतलब अनमैरिड ब्रदर चाहे आपका अलग हो, कैसे भी हो, अगर वो कमाता है तो माना जाएगा। सेम इसी तरह फीमेल अनमैरिड के केस में, फीमेल मैरिड के केस में, यहाँ पे जितने भी नाम आपके दे रखे हैं इस पॉइंट में, चाहे उनकी फैमिली आईडी अलग हो, चाहे उनकी फैमिली आईडी इकट्ठी हो, अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो आपकी इनकम ज्यादा ही मानी जाएगी। अब वो एचएसएससी बोर्ड का काम है, वो कैसे वेरीफाई करता है इस चीज को, कैसे नहीं करता है। कुछ बच्चे इसको फ्रॉड भी करेंगे, अगर उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है तो क्या होगा, कैसे पकड़ा जाएगा, अभी बहुत सारे सवाल हैं। मेरे को नहीं लगता उनका फ्रॉड किसी तरह पकड़ा भी जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली मेरी सलाह यही दूंगा कि यदि आपकी इनकम ज्यादा है अनमैरिड ब्रदर की, तो आप इसका बेनिफिट नहीं लें। आप बिल्कुल अपने आप को सेफ रखें, गलत काम ना करें कोई भी। ये मेरी आपकी सभी से पर्सनल राय है। मेरे को नहीं लगता इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा भी कोई और डाउट इसके रिगार्डिंग बच गया होगा इनकम के रिगार्डिंग। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मालूम ही नहीं है फैमिली आईडी में इनकम कितनी है। अब वो उठ के आ रहा है कि भाई सीटी का फॉर्म भर दो, यहाँ के मालूम चल रहा है कि वो नो जॉब का तो तहसीलदार से बनवाना है। अब वो वहां जाके देखते हैं, तहसीलदार बोलते हैं फैमिली आईडी लेके आओ, फैमिली आईडी में देखते हैं मेरी तो इनकम भी 5 लाख हो गई।
अब मालूम पड़ रहा है। अब वो ग्रीवेंस लगाएगा, जब तक लास्ट डेट नज़दीक आ जाएगी उसकी इनकम कम होगी नहीं, फिर आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी इनकम चेक करें। हाँ, अगर किसी को लगता है कि फॉर्म में कुछ अपडेट आएगा, तो वो कैंडिडेट्स होल्ड पे रुके, लेकिन जब तक अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। यदि नो जॉब है घर में जॉब नहीं है, तो आप अपना डिक्लेरेशन वगैरह तैयार रखें। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप अपने 4 स्टेप तक फॉर्म भर लें, ताकि कल को ओटीपी वगैरह कोई समस्या आती है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप अपना एजुकेशन जो है वही रहनी है आपकी, उसमें तो कोई बदलाव आना नहीं है। तो वो सब कैंडिडेट्स अपना यहाँ तक का काम जरूर कर लें, और आप अपना नो जॉब वाला जरूर तैयार करवा लो। इनकम जिसकी कम ज्यादा है वो अपना फटाफट ग्रीवेंस लगा दो। इनकम ग्रीवेंस से कम हो रही है 5-7% की मैं नहीं बोलूंगा, मैंने पिछले 1 सप्ताह में बहुत सारे ग्रीवेंस लगाए हैं, लगभग समाधान हुआ है। चाहे आपकी इनकम कम हो 2 दिन के लिए, लेकिन इनकम कम हो जाती है। जैसे इनकम कम होती है, फटाक से अपने इनकम सर्टिफिकेट जनरेट कर लो और अपना एक प्रिंट आउट रख लो, कल को भविष्य में आपके काम आएगा। दूसरा, एक एजुकेशन में मैं आपको बताना भूल गया, जिन कैंडिडेट्स के पास 2 एजुकेशन है, यानी कि 2 ग्रेजुएशन है। अब मान लो ग्रेजुएशन भी 2 है, डिप्लोमा भी 2 है। तो एक केस में मैंने सुना था, कैंडिडेट ने फ़ोन किया था, मेरे को बताया था उन्होंने कि उनका हेल्पलाइन नंबर पे बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि यदि आपके पास 2 ग्रेजुएशन है, तो आप उसमें डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे डाल दो, अदर वाले ऑप्शन पे। तो मान लो आपने अदर वाले ऑप्शन पे डाल दिया, अदर वाला ऑप्शन भी एक ही आता है। मान लो आपके पास 2 बीए है, 2 आईटीआई है, तो उनका अभी तक मेरे अकॉर्डिंग कोई सूचना नहीं है, और उनकी एक ही डिग्री ऐड हो रही है, 2 ऐड नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल है, इनके सर्वर पे है। सीईटी का फॉर्म भरते समय भी थी, उसमें भी ग्रेजुएशन आपकी एक ही ऐड हो रही थी, 2 ऐड नहीं हो रही थी। तो इसका भी कोई समाधान नहीं है, इसके रिगार्डिंग आप ना पूछें। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सीईटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल अगर आप करते हैं तो प्रेफ़र करें कॉल आप दोपहर बाद करें, क्योंकि दोपहर तक समय नहीं होता है कॉल अटेंड करने का। मैं भी एक सीसी सेंटर चलाता हूँ, तो उसमें बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो दोपहर तक समय नहीं होता है। दोपहर बाद आप कॉल करें, मैं आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करूँगा, आपको सभी जवाब दूँगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें। दूसरा, व्हाट्सएप पे मैसेज पूछते समय आप क्या करते हो, हाय लिख दिया। अब आपने हाय लिख दिया दोपहर में, मैंने देखा शाम को मैंने हेलो लिखा, आपने अगले दिन प्रॉब्लम बताई। डायरेक्ट जिसको जो पूछना है सीधा हाय हेलो अपना हो गया, आपको डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं जब भी आपका मैसेज सीन करूँगा डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का रिप्लाई करूँगा। आप टाइम वेस्ट ना करें 1-2 दिन का बीच में हाय हेलो गुड मॉर्निंग वगैरह करके। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलना है, डायरेक्ट बोल दो, आप नीचे प्रॉब्लम ज़रूर लिखो। आपने प्रॉब्लम के लिए मैसेज किया है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को हो सकता है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना प्यार दिया मेरे और बहुत सारी पीछे की वीडियो पे। इस तरह आगे अपना प्यार बनाए रखें। यदि ये मेरे से कोई गलती हो जाती है बोलते समय, तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा।